हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अलग अलग असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट द टॉपिक दैट इज टॉर्जन ऑफ शाफ्ट्स और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस शीयर सेंटर पे भी बेस्ड होने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, बोलता है दैट अ सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मोमेंट T एंड बेंडिंग मोमेंट M. The ratio of maximum bending stress to the maximum shear stress is given by. भाई मैक्सिमम अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस की बात करता हूँ, फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू बी M/Z होता है। और अगर इसी को लिखा जाए तो लिख सकते हैं 32M/πd³। वहीं इसके अलावा अगर मैं चेक करता हूं मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस ड्यू टू द टॉर्जन, तो दैट इज गिवन बाय T/ZP। फॉर्मूला बन जाता है इसका 16T/πd³। मुझे यहां पर पूछा जा रहा है बेंडिंग स्ट्रेस टू द शीयर स्ट्रेस का रेशियो। तो देखिए यहां पर वैल्यू क्या बन जाएगी, 32M/πd³ डिवाइडेड बाय 16T/πd³। πd³ और πd³ तो कैंसल आउट हो जाएगा और 16 यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा आंसर दैट विल बी इक्वल्स टू बी 2M/T। दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन इजी था और एग्जाम्स यहां पर 3 EAC में 2 बार आ चुका है, गुजरात PSC में भी ऑलरेडी 1 बार आ चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है दैट अ शाफ्ट ऑफ लेंथ L having torsional rigidity GJ is subjected to a torque T। पर टॉर्क यहां पर T एक्ट कर रहा है और आगे बोलता है कि भाई करस्पॉन्डिंग स्टिफनेस की वैल्यू क्या होगी। तो भैया स्टिफनेस की अगर मैं बात करूं तो स्टिफनेस क्या है, दैट इज नथिंग बट दैट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ ट्विस्टिंग। और अगर T/θ को ही हम लोग कैलकुलेट करें तो आप लोगों को रिलेशन पता है, और रिलेशन क्या पता है, दैट T/θ इज इक्वल्स टू बी GJ/L होता है। सो ये GJ/L या फिर GIP/L ही जो है यही होगी हमारी स्टिफनेस, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। तो इजी क्वेश्चन था, अगेन राजस्थान JEE में पूछा गया क्वेश्चन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगेन एक और सवाल है जो कि गुजरात PSC में पूछा गया था 2019 में और EAC में भी पूछा गया था, जिसमें यहां पर दिख रहा है एक पॉइंट B पर लगाया गया है टॉर्क T। देखिए अगर मैं यहां पर चेक करूं, A पॉइंट आपका फ्री पॉइंट है, फ्री एंड है। अगर ये फ्री एंड है इसका मतलब कि यहां पर जो भी टॉर्क होता उसको कोई रेजिस्ट करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट यहां पर नहीं है। इसका मतलब कि B से A की तरफ टॉर्क जो होगा वो 0 होगा, लेकिन हाँ जितना भी टॉर्क अप्लाई करा है वो B से ये पॉइंट C की तरफ जाएगा, मतलब ये BC में जरूर टॉर्क T होगा, लेकिन AB में टॉर्क क्या रहेगा, 0 होगा। और जहां टॉर्क 0 है इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर ट्विस्टिंग 0 होगी, बट किसके बीच में, बिटवीन A एंड B। लेकिन अगर यहां पर पूछा जा रहा है एब्सोल्यूट ट्विस्टिंग, तो ये पक्की बात है कि सर B और C के बीच में तो कुछ ना कुछ ट्विस्टिंग जरूर होगी। यहां तो ट्विस्टिंग 0 नहीं है, है ना, और अगर इधर ट्विस्टिंग 0 नहीं है तो जो भी ट्विस्टिंग B पर है वही सेम रह जाएगी A पर, क्योंकि B और A की ट्विस्टिंग के बीच में डिफरेंस 0 होना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो टॉर्क इन AB। सो मैं यहां पर चेक कर सकता हूं अगर ऑप्शन, तो क्या आ जाएगा आंसर, दैट इज द ट्विस्ट एट A विल बी एज दैट ऑफ B। जितना B पर ट्विस्टिंग हुई है उतनी ही ट्विस्टिंग होगी A पर भी, क्योंकि A और B के बीच में कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, और अगर कोई टॉर्क नहीं है मतलब ट्विस्टिंग भी एक्स्ट्रा नहीं होने वाली। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन EAC में पूछा गया, 2019 में पूछा गया था। क्या पूछता है, दैट द मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। भाई एक शीयर स्ट्रेस की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए टाउ की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दैट इज T/ZP होता है। वैसे यहां पर इस क्वेश्चन में हमें T टॉर्क नहीं दिया, साथ में दिया देखिए RPM मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट, और साथ में दिया है 150 किलोवाट का पावर। तो अगर आप लोगों को पावर का फॉर्मूला याद है, क्या याद था, दैट इज 2πn/60, दिस इज ओमेगा इनटू टॉर्क।
टॉर्क इनटू ओमेगा लिख सकते हो आप इसी को, या फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन होता तो उस केस में फोर्स इनटू वेलोसिटी लिखा जाता है पावर को। यहाँ पर रोटेशन हो रहा है तो टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी लिख दिया आपने। ये फॉर्मूला आप सबको पता है। अब देखिए यहाँ पर पावर आपको दिया है दैट इज 150 किलोवाट, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 150 इंटू 10⁻³ वॉट। अच्छा 2 पाई एन की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 180 आरपीएम, ये लिखा हुआ था। फिर आगे डिवाइडेड बाय 60 इंटू कैपिटल टी की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे। क्या आ जाता है यहाँ से कैपिटल टी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू बी 7.95 किलो न्यूटन मीटर। ये आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब जो भी ये वैल्यू आ जाए, यहाँ पर जो भी आ जाए इसको यहाँ पर पुट कर दो। फॉर्मूला आपको पता है दैट इज 7.95 किलो न्यूटन मीटर। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ 10⁻6 न्यूटन एमएम में। और अगर मैं ZP की बात करूँ तो वो होता है πd³ बाय 16। सो डी डायमीटर दे दिया गया है एज 15 सेंटीमीटर, मतलब 150 mm हो जाएगा बाय 16। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में एक्चुअली कैलकुलेशंस ज्यादा है मेरे हिसाब से। अगर आप एग्जैक्टली एग्जाम में हो तो देखो सॉल्व करना तो मैंने आपको जरूर बता दिया है, लेकिन अगर एग्जैक्टली एग्जाम में होते तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूर टाइम लगता। इसको आप अपने सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड के लिए छोड़ सकते हैं। खैर फाइनली आंसर जो आ जाता है मैं आपको वो बता देता हूं, दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया है, आंसर कैसे आएगा ये भी बताया है, लेकिन ये बात का ध्यान रखना एग्जाम में अगर होता तो हम शायद इस क्वेश्चन को अपने सेकंड या थर्ड राउंड के लिए छोड़ देते। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रोटेटिंग शाफ्ट ट्रांसमिटिंग पावर। तो क्या बोल रहा है ये, यहाँ पर पावर और शाफ्ट्स के बारे में बात कर रहा है। देखिए पावर का फॉर्मूला आप सबको पता है, अभी अभी मैंने बताया भी, दैट इज 2 पाई NT बाय 60। अब देखिए यहाँ पर जो n है, n क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट। यही क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट होता है ना। तो अगर मैं यहां पर ही बात करूं तो ये क्या होगा सर, दिस इज द नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट। ठीक है सर, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी के साथ बात करा जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज द नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड। क्या होती है, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड होती है। तो अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि चलिए फ्रीक्वेंसी अगर हाई हो गई तो ये पक्की बात है कि यहां पर मुझे एक पर्टिकुलर पावर ट्रांसमिट करना है, और अगर n की वैल्यू मैंने हाई कर दी तो ये पक्की बात है टॉर्क कम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर n आपने हाई कर दिया तो टॉर्क कम देना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रखना है। ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपने n की वैल्यू को कम कर दिया तो टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए जरा यहां पर क्वेश्चन में क्या कहानी लिखी हुई है। पहला ऑप्शन देखिए जरा क्या बोलता है, लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ शाफ्ट लोअर विल बी द टॉर्क। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों को लोअर राउंड कर दिया तो पावर जो ट्रांसमिट होगा वो कम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बोल रहा है हाइयर द फ्रीक्वेंसी लोअर विल बी द टॉर्क। हाँ, ये बात सही है एकदम। अच्छा, इसके अलावा क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट इन्फ्लुएंस। अरे भैया, तो फिर ये n क्या है, तो ये तो गलत है। हाइयर द फ्रीक्वेंसी हाइयर विल बी द टॉर्क, ये भी बात गलत है यहां पर। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन दिखता है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिक्वायर्ड डायमीटर फॉर अ सॉलिड शाफ्ट टू ट्रांसमिट 400 किलोवाट एट 150 आरपीएम विद द वर्किंग shear stress not to exceed 80 मिलियन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नियरली। क्या बोल रहा है कहानी में यहां पर कि द रिक्वायर्ड डायमीटर कितना होगा, यहां पर पावर की वैल्यू दे दी है दैट इज इक्वल टू बी 400 किलोवाट, नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट दे दिया है 150 आरपीएम, और साथ में बोल दिया है कि यहां पर जो टाउ की वैल्यू होगी मैक्सिमम दैट इज 80 मिलियन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी दे दिया। अच्छा, 80 मिलियन न्यूटन बोला है, इसका मतलब 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मेरे को पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है अबाउट द डायामीटर। तो देखिए चलिए यहां पर आप लोगों को सबसे पहले तो ये टाउ की मैक्सिमम वैल्यू जो दी हुई है इसका यूज करना पड़ेगा। आपके पास फॉर्मूला क्या है, देखिए पावर का एक फॉर्मूला तो ये है 2 पाई NT बाय 60, ये आपको पता है। इसके अलावा आपको क्या पता है, T अपॉन IP इज इक्वल्स टू बी होता है टाउ अपॉन R, ये भी आपको पता है। चलिए यहां पर अगर मैक्सिमम लिख रहे हो तो ये R कैपिटल होना चाहिए। सो ये दो फॉर्मूले पता है। अब जरा चेक करा जाए कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें n दिया हुआ है, हमें पावर दिया हुआ है, तो इसका यूज करके आप यहां से T निकाल लोगे।
टी निकल जाएगा तो उसको यहां पर पुट करेंगे। टी पता होगा आपको, टाउ पता होगा, आईपी और आर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मतलब अननोन बच जाएगा फिर ये। तो पहले आप ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे और उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ये हो गया अपना फ्लो चार्ट। माइंड में इतना फ्लो चार्ट आप लोग खुद भी बना सकते हो। चलिए पावर की यहां पर वैल्यूज पुट करता हूं, दैट इज इक्वल्स टू बी 400 किलोवाट ही लिख देता हूं। चलिए 2 पाई एन, एन की वैल्यू दी हुई है 150, टी की वैल्यू निकालनी है, डिवाइडेड बाय 60। सॉल्व करने में जरूर टाइम लगेगा। अगर मैं इसी को चेक करूं तो यहां से टॉर्क की वैल्यू कुछ मिलेगी, वो आ जाएगी आपकी। इसको किलोवाट को आप चाहो तो न्यूटन में वॉट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो यहां से टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आ जाती है वैल्यू, ये बता देता हूं, दैट विल बी 25464 न्यूटन मीटर। चलिए ये जो टॉर्क की वैल्यू है अब आप इधर पुट कर दीजिएगा सेकंड इक्वेशन में। कैसे करें, तो 25464 न्यूटन मीटर में वैल्यू है आपके पास, न्यूटन मीटर में वैल्यू है। और आईपी की वैल्यू की बात करूं तो दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी पाई डी रेस्ट पावर 4 बाय 32 होता है। टाउ की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज इक्वल्स टू बी 80 इंटू 10 रेस्ट पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी के अलावा आपको यहां पर यह भी पता है कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। तो देखिए पूरी की पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है एंड दैट इज योर कैपिटल डी डायमीटर। डायमीटर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर ले, वैल्यू यहां पर आएगी जो वो मीटर में आएगी, ये बात ध्यान रखना। तो जो भी वैल्यू मीटर में आ जाए उसको कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा एमएम में। थोड़ा सा लंबा है यहां पर कैलकुलेशन वाइज, लेकिन हाँ सॉल्व कैसे करना है ये बहुत जल्दी आप लोग खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते थे। और अगर इतना भी प्रेडिक्ट कर लिया हो तो अगेन वापस से बोलूंगा ये क्वेश्चन को आप सेकंड या थर्ड राउंड के लिए छोड़ दें, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है। बेशक आप लोग सॉल्व जरूर कर सकते हो लेकिन टाइम जरूर लगेगा, ये तय बात है। चाहे आपको फॉर्मूला याद हो चाहे फॉर्मूला याद ना हो, कितनी भी प्रैक्टिस करके चले जाओ, लेकिन न्यूमेरिकल है, वैल्यू सॉल्व करने में टाइम जरूर लगने वाला है, इसीलिए इसको सेकंड या थर्ड राउंड के लिए छोड़ दिएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ शाफ्ट A of diameter D and length DL is subjected to a torque T, another shaft of the same material and of the same length but half the diameter is also subjected to the same torque। भैया सेम टॉर्क लग रहा है और पूछ क्या रहा है यहाँ पर, थीटा में रिलेशन पूछ रहा है, एंगल ऑफ ट्विस्ट में रिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो क्या फॉर्मूला लिखा था आप लोगों ने, टॉर्क की इक्वेशन आप लोगों ने ये पढ़ी है सभी ने, मैं पूरी लिख के दे देता हूं आपको, ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा हुआ है। यहां पर किसके लिए रिलेशन पूछ रहा है, यहां पर रिलेशन पूछ रहा है थीटा के लिए। तो एक काम करते हैं, थीटा का रिलेशन लिख देते हैं TL/GIP, ये सबको पता है ना। अब जरा चेक करो यहां पर क्या बोल दिया है, यहां पर बोल रहा है कि पहले वाले का डायमीटर D है, लेंथ L है, टॉर्क T है। दूसरे वाले के लिए बोल रहा है कि भैया जो डायमीटर है वो हाफ है, डायमीटर हाफ है, लेंथ सेम है और टॉर्क सेम है। तो चलिए अगर मैं थीटा ए लिखूंगा यहां पर तो क्या लिख दूंगा, TL/G। अच्छा आईपी की बात करूं तो आईपी क्या होता है, पाई डी रेज़्ड पावर 4 बाय 32, ये आपको पता है ना। तो यहां पर ये दिख रहा है कि डायमीटर की रेज़्ड पावर 4 होने वाला है। अच्छा अगर मैं थीटा बी लिखूंगा तो देखिए टॉर्क सेम है, लेंथ सेम है, 32 तो कांस्टेंट होता ही है ना। और अगर सेम मटेरियल भी बोल दिया है, देखिए लिख दिया है सेम मटेरियल मतलब जी की वैल्यू भी सेम है ना। तो G और G भी यहां पर सेम है, ये भी पता है। लेकिन क्या चेंज हो रहा है, डायामीटर चेंज हो रहा है, D/2 रेज़्ड पावर 4 हो रहा है। तो यहां पर से क्या दिखता है कि भाई 2 रेज़्ड पावर 4 ऊपर आ जाएगा और बाकी सब कुछ कांस्टेंट रह जाएगा। 2 रेज़्ड पावर 4 इज नथिंग बट दैट इज 16 थीटा ए। मेरे को क्या पूछा जा रहा है, मेरे को पूछा जा रहा है थीटा बी टू द थीटा ए क्या होगा, तो दैट विल बी 16। देखिए थीटा बी टू दैट ऑफ ए पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इसी तरह से अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डायग्राम बनाया है, ईएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। चेक करिए अगर, तो ये एक स्टेप्ड शाफ्ट दिख रही है और मेरे को पूछा जा रहा है दैट व्हाट विल बी द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द शाफ्ट। ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज T²L/2GIP, ये आपको फॉर्मूला पता है। लेकिन सर यहां पर 2 शाफ्ट है, लेकिन ध्यान रखना जो भी यहां पर टॉर्क है वो ऑफ कोर्स यहां से यहां तक पूरे में ट्रांसफर होने वाला है, क्योंकि इसके पहले तो यहां ए पॉइंट के पहले तो कोई यहां पर रेजिस्टेंस है ही नहीं,
है ना। तो पूरा का पूरा टॉर्क ए तक जाएगा, लेकिन यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट टोटल स्ट्रेन एनर्जी एक तो ए बी की होगी और दूसरी होगी बी सी की, दोनों की ही स्ट्रेन एनर्जी को ऐड कर दिया जाना चाहिए। अच्छा, यहां पर से क्या दिखता है, टॉर्क सेम है तो टी स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं। लेंथ देखिए दोनों ही पोर्शन की लेंथ सेम है तो एल की वैल्यू भी सेम ले लेता हूं। ठीक है, फिर आगे देखिए जरा, यहां पर शियर मॉडुलस की वैल्यू दे दी है और ये कहीं नहीं लिखा कि मटेरियल चेंज हुआ है, तो ये भी पक्की हो गई कि भाई जो जी की वैल्यू है वो भी सेम रहेगी। तो चेंज क्या होने वाला है, आईपी चेंज होने वाला है। तो मैं लिख सकता हूं IP1 प्लस 1/IP2। तो चलिए यहां पर टोटल स्ट्रेन एनर्जी लिख देते हैं। टी की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज इक्वल टू बी 10 न्यूटन मीटर है। तो इसको चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं 10⁻³ मल्टीप्लाई करके, ये वैल्यू आ गई न्यूटन mm में। अच्छा, लेंथ की वैल्यू देखिए दोनों ही पोर्शन की लेंथ कितनी है, 100। ठीक है, तो 100 यहां पर mm में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, T²L हो गया ये। ठीक है, इसका स्क्वायर जरूर कर देना, डिवाइडेड बाय 2G। जी की वैल्यू जरा चेक करें, दैट इज गिवन एज 80 GPa, दैट इज इक्वल टू बी 80,000 MPa हो जाएगा, मतलब न्यूटन पर mm²। अब लिख देता हूं IP की वैल्यू, दैट इज नथिंग बट दैट इज πd⁴/32। तो लिख देता हूं पहले वाले के लिए डायमीटर कितना है, 25 mm, πd⁴/32। सेकेंड वाले के लिए πd डायमीटर दूसरे वाले का कितना है, दैट इज 50, ये लिखा हुआ है 50। ठीक है, ⁴/32, दोनों को ही सॉल्व कर देंगे। तो यहां से अगर कैपिटल U की वैल्यू जरा चेक करा जाए, क्या आ जाएगा, यहां पर ध्यान रखना वैल्यू जो आएगी वो आपको आएगी न्यूटन mm में। ठीक है, कैलकुलेट जरूर करना पड़ेगा, अगेन कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लगने वाला। क्वेश्चन ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग है, सेकेंड राउंड के लिए छोड़ देंगे आप, और ऐसा नहीं है कि भैया हर एक क्वेश्चन को सेकेंड राउंड के लिए छोड़ना है। दिक्कत यहां पर यह है कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस सॉम के, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, जिसमें अधिकतर जो क्वेश्चंस बन जाते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं, टाइम ज्यादा लगता है। बट हाँ, अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट होता तो शायद उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते और टाइम ज्यादा नहीं लगता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भी अगर आप सॉम कर रहे हो तो सॉम में अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, कुछ ईजी होते हैं जो कि बहुत जल्दी भी हो जाएंगे सॉम में। ये रूल नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन में यहां पर कैलकुलेशन लगनी ही लगनी है, लेकिन हाँ अधिकतर में लगती है कैलकुलेशंस, इसलिए सॉम में मोस्ट ऑफ द 50% क्वेश्चंस आप मान के चल लो जिनको आपको सेकंड राउंड में करना होगा। देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन फर्स्ट राउंड का ही क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि भैया कैलकुलेशन नहीं है, अगर आता है पढ़ेंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखते जरा क्वेश्चन में क्या कहानी लिखी हुई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट लिखे हुए, पूछता है कौन कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट जरा चेक करा जाए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, दैट द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सेक्शन ऑफ अ सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट वेरीज पैराबोलिकली। तो क्या ये सही है, क्या ये सही है? शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग वेरीज पैराबोलिकली। क्या शियर स्ट्रेस सच में यहां पर पैराबोलिकली वेरी करता है? नहीं सर, ट्विस्टिंग की बात कर रहा है, शियर फोर्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अगर टॉर्क की बात करता है तो वेरिएशन कुछ इस तरह का होता है, लेकिन अगर मान लीजिए ये शियर फोर्स के कारण मोमेंट पूछता, सॉरी शियर स्ट्रेस पूछता, तो पैराबोलिकली होता। यहां पर ध्यान रखना ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्विस्टिंग के कारण पूछा है सिर्फ, तो गलत है, क्योंकि ट्विस्टिंग के कारण ये वेरिएशन कैसा होता है, लीनियर होता है। लेकिन अगर शियर फोर्स के रिस्पेक्ट में पूछा होता तो वेरिएशन एकदम सही बात है, पैराबोलिकली होता। फर्स्ट गलत है यहां पर। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर शाफ्ट अंडर ट्विस्टिंग मोमेंट इज 0। बिल्कुल सही बात है, यहां पर शियर स्ट्रेस देखे सेंटर पे क्या है, 0 है। मैक्सिमम कहां है, एक्सट्रीम मोस्ट फाइबर पे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो सही दिख रहा है। फिर आगे बोलता है दैट द शियर स्ट्रेस एट द एक्सट्रीम फाइबर्स ऑफ अ सर्कुलर शाफ्ट अंडर ट्विस्टिंग मोमेंट, सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट की बात कर रहा है, इज मैक्सिमम। Shear stress of a circular shaft under twisting moment is maximum at the extreme-most fibers। भाई सही बात है, यहां पर अगर मैं shear stress की बात करता हूं एक्सट्रीम मोस्ट फाइबर पे क्या दिख रहा है, मैक्सिमम दिख रहा है, मतलब थर्ड भी सही है। बट अगर चेक करे जाए यहां पर कोई भी ऑप्शन एग्जैक्टली मैच नहीं करता है, तो इसीलिए यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट इज 2 पे टिक कर देना चाहिए था, दैट इज ऑप्शन नंबर सी पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है।
AEGJ ये इनकी यहाँ पर नोटेशंस का मतलब दिया हुआ है और पूछता है टॉर्जनल रिजिडिटी की वैल्यू क्या होगी। टॉर्जनल रिजिडिटी की वैल्यू क्या होगी? तो भाई यहाँ जो ट्विस्टिंग रिजिडिटी है या फिर टॉर्जनल रिजिडिटी ये क्या होता है कि कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा फॉर 1 यूनिट ट्विस्टिंग एंगल। तो अगर उसी को चेक करें पर यूनिट लेंथ अगर कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज नथिंग बट दैट इज G इंटू IP होता है। दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर D इज मेड अप ऑफ मटेरियल फॉर विच यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज E एंड पॉइसन्स रेशियो इज म्यू। तो आगे पूछता है द रेशियो ऑफ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी टू द टॉर्जनल रिजिडिटी इज। देखिए भाई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की बात करूं तो EI होता है, टॉर्जनल रिजिडिटी अभी अभी बताया GIP होता है। अच्छा यहां पर अगर मैं E को ही लिख देता हूं G के टर्म्स में तो लिख सकते हैं 2G इंटू 1 प्लस म्यू। ये आप लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। अच्छा IP की वैल्यू की बात करूं तो दैट इज पाई डी रेशियो 4/64 होता है। ये I है, सॉरी IP नहीं है। और अगर G को यहाँ पर G ही लिख देता हूं और IP को लिख देता हूं पाई डी रेशियो 4/32। तो देखिए क्या रिलेशन मिल जाता है। दैट इज इक्वल टू बी 2 इंटू G इंटू 1 अपॉन म्यू 1 प्लस म्यू अपॉन 2G। देखिए 2G और 2G तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये रेशियो क्या बच जाता है दैट इज 1 प्लस म्यू। दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था यार और एपी ट्रांसको में यहाँ पर 2 बार पूछा गया है और ESC के एग्जाम में भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। इफ द डायमीटर ऑफ अ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क अलोन इज डबल्ड। भैया क्या बोल रहा है, डायमीटर को इसने डबल कर दिया है। तो पूछता है द हॉर्स पावर कैन बी इंक्रीज्ड टू। देखिए अगर मैं यहां पर बात करता हूं पावर का तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज इक्वल टू बी 2π/NT/60 होता है। कैन बी इंक्रीज की बात कर रहा है, मतलब मैं जो टॉर्क अप्लाई कर सकता हूं वो बढ़ा सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल की बात करें तो उसकी एक पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू होती है और ये आप सभी जानते हो शियर स्ट्रेस इज गिवन बाय 16T/πd³ होता है। तो अगर मैं टाउ की वैल्यू सेम रखना चाहूं और डायमीटर को मैंने यहां पर क्या कर दिया है, ट्वाइस कर दिया है, तो जरा चेक करो मैक्सिमम कितना टॉर्क अप्लाई किया जा सकता है। दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी टाउ इंटू πd³/16 होता है। मतलब अगर आपने डायमीटर को ट्वाइस कर दिया तो जो टॉर्क अब नया लगा सकते हो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा सर 8 टाइम्स। पहले के कंपैरिजन में आप 8 गुना ज्यादा टॉर्क अप्लाई कर सकते हो और अगर आप 8 गुना ज्यादा टॉर्क अप्लाई कर सकते हो तो यहां पर 8T आ जाएगा। दैट मीन्स जो P' होगा नया वाला जो पावर आप ट्रांसमिट कर सकते हो वो कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स आ जाएगा पहले वाले के कंपैरिजन में। दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है। एक हॉलो शाफ्ट की बात कर रहा है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों डायमीटर दे दिए है, ट्रांसमिटिंग पावर एट 120 RPM। If the shearing stress is not to exceed 50 MPa, the power the shaft can transmit will be। ठीक है, जल्दी जल्दी चेक करते हैं टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर आप लोगों को सबको पता है मैक्सिमम कितना टॉर्क अप्लाई किया जा सकता है, सॉरी मैक्सिमम कितना शीयर स्ट्रेस होगा अगर उसके फॉर्मूले की बात करूं, क्योंकि 50 MPa मेरे को मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस की वैल्यू दे दी गई है। फॉर्मूला आप सभी जानते हो। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हॉलो शाफ्ट की तो देखिए TIP इंटू R ये होता है फॉर्मूला। अच्छा अगर मैं टॉर्क की वैल्यू तो टॉर्क ही लिख देता हूं, लेकिन हाँ IP की बात करूं तो यहां पर हॉलो के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D⁴ माइनस स्मॉल d⁴ डिवाइडेड बाय 32 और कैपिटल R क्या हो जाएगा, कैपिटल D/2। ये तो आपको पता है। चलिए अब यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, क्योंकि देखिए कैपिटल D दिया है, स्मॉल d दिया है और मेरे को यहां पर ये भी बोल दिया है दैट द टाउ इज दिस। तो इजीली आप यहां पर टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि पूछा गया था पावर का फॉर्मूला बाद में लगाओगे आप। तो चलिए यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। टॉर्क निकालना है, टाउ की वैल्यू मैक्सिमम दी है दैट इज 50 N/mm²। MPa में दिया था वो N/mm² ही होता है। D कैपिटल D की वैल्यू दे दी है दैट इज इक्वल टू बी 100/2। फिर इसके बाद आगे क्या दे दिया है π/32। कैपिटल D की वैल्यू लिखूंगा 100⁴, स्मॉल d की वैल्यू लिखूंगा 40⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से टॉर्क की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यू आएगी आपकी Nm में, क्योंकि भैया ये सारी वैल्यूज आपने किसमें पुट करी है, mm और न्यूटन में ही पुट करी है।
तो टॉर्क की वैल्यू तो आएगी, लेकिन ये जो भी टॉर्क की वैल्यू आ जाए इससे अब पावर की वैल्यू निकालनी होगी फाइनली, जिसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए यहां पर n की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दी है, दैट इज 120 आरपीएम। टॉर्क की वैल्यू यहां से आपको कैलकुलेट करनी होगी, और टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू जो यहां पर आ जाती है फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेस, ये आ जाएगी आपके पास इक्वल्स टू बी 9.566। ये आप यहां पर पुट कर दे। सो n की वैल्यू यहां पर पुट कर चुका हूं 9.566 न्यूटन मीटर में वैल्यू होगी, इसको ध्यान रख लेना। तो इसको जरूर ऑफ कोर्स कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मैंने न्यूटन मीटर में लिखा हुआ था, ये न्यूटन मीटर में आंसर बताया है मैंने। डिवाइडेड बाय 60 कर देना, पावर की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आ जाती है वैल्यू यहां पर, ये बता देता हूं, दैट विल कम अप टू बी 120 किलोवाट। दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन में अगेन टाइम लगने वाला है, ईएससी का क्वेश्चन है, उसमें अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कैलकुलेशन का टाइम ज्यादा लगता है, खास करके सॉम में, या फिर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि थ्योरेटिकल भी अगर है तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओ। देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, तमिलनाडु पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, और पूछता है कि भाई इफ अ सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बोथ टॉर्क टी एंड बेंडिंग मोमेंट एम, then the equivalent torque is to be given by। भैया देखिए, अगर टॉर्क की बात करता हूं तो टॉर्क क्या प्रोवाइड करता है, टॉर्क प्रोवाइड करता है शीयर स्ट्रेस। टॉर्क क्या प्रोवाइड करता है, शीयर स्ट्रेस। बेंडिंग मोमेंट की वजह से क्या आने वाला है, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं ये दोनों ही एक्ट कर रहे होते तो वहां पर जो हमारा मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस होता वो कितना होता, तो हमारा जो वहां पर मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस होता, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दैट इज इक्वल्स टू बी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस टाउ, और इसका ओवरऑल का अंडर रूट होता है, ये होता है मैक्सिमम टाउ। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि नहीं भाई इन दोनों की जगह एक इक्विवेलेंट टॉर्क अप्लाई करा है टी, तो देखिए टॉर्क की वजह से आपको पता है शीयर स्ट्रेस कितना होता है, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी टी बाय जेड पी, दैट इज इक्वल्स टू बी टी बाय पाई डी क्यूब इंटू 16। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई, मतलब मैं नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूं तो नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, m बाय जेड, दैट इज इक्वल्स टू बी m इंटू 32 डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय रेज़ टू पावर 2। अच्छा, टाउ की वैल्यू पुट करूंगा तो दैट इज इक्वल्स टू बी 16t, इसको इक्विवेलेंट लिख देता हूं तो इसको सिर्फ t लिखा है, बाय पाई डी क्यूब का स्क्वायर। देखिए अगर इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहां से मिल जाएगा इक्विवेलेंट टॉर्क इज इक्वल्स टू बी अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। वैसे तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रहना चाहिए, लेकिन अगर याद ना हो तो मैंने डेरिवेशन आपको बता दिया है। आंसर क्या आ जाएगा अब तो देखकर आप इजीली टिक कर सकते हो, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू शाफ्ट्स, वन सॉलिड एंड अदर हॉलो आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। भाई एक हॉलो है तो दूसरा है सॉलिड, दोनों का ही वेट सेम है, दोनों का ही वेट सेम है। तो देखिए अगर वेट सेम है और हॉलो भी दे दिया है, इसका मतलब कि जो आर की वैल्यू होगी, डायमीटर की वैल्यू होगी मैक्सिमम वाले की, वो ज्यादा होगी फॉर द हॉलो, क्योंकि अंदर बीच में हॉलो है तो ऑफकोर्स जो एक्सटर्नल डायमीटर होगा वो बढ़ जाएगा। इसका सेम वेट है, सेम वेट है मतलब एरिया की वैल्यू सेम होगी ऑफ द सॉलिड एज वेल एज हॉलो, है ना। तो ये बात तो क्लियर है कि जो आउटर डायामीटर है वो सॉलिड का कम होगा एज कंपेयर टू द हॉलो। और इवन आप लोगों ने कभी रिलेट भी करा हो तो आपने ये देखा है कि जो हॉलो शाफ्ट है वो कम वेट में भी ज्यादा स्ट्रेस कैरी कर सकता है। दैट मीन्स अगर आपने वेट ज्यादा रख लिया, वेट बराबर बराबर रख लिया, तो ये पक्की बात है जो हमारा हॉलो शाफ्ट होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा स्ट्रेस कैरी कर सकता है, ज्यादा टॉर्क कैरी कर सकता है। एंड यही यहां पर कहानी लिखी हुई है कि भाई हॉलो और सॉलिड में कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो ये पक्की बात है हमारा जो हॉलो शाफ्ट होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, इज मोर स्ट्रांग। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर ये बोला होता कि नहीं दोनों का ही, मैं क्या चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर टॉर्क ये कैरी कर पाए तो कौन ज्यादा इकोनॉमिकल होगा, अगर इकोनॉमिकल का सवाल पूछा होता तो ज्यादा इकोनॉमिकल होता आपका हॉलो शाफ्ट। तो सेम पार्ट को दोबारा घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन ज्यादा इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल कौन सा ज्यादा होगा, ये इसका जवाब पूछा जाए तो कौन होता है, दैट इज योर हॉलो शाफ्ट। मतलब सेम स्ट्रेस अप्लाई करने के लिए कम वेट में भी काम चल जाएगा हॉलो शाफ्ट दोगे तो। बट वहीं अगर मान लीजिए सेम आपको डायमीटर दे दिया गया है
सॉरी सेम वेट दे दिया, डायमीटर नहीं, सेम वेट दे दिया है, तो ये पक्की बात है कि हॉलो जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर हमें ये वाला केस पूछा गया था। चलिए खैर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज टू ट्रांसमिट अ पावर पी, इसको ट्रांसमिट करना है पावर पी व्हेन टर्निंग n रिवॉल्यूशंस पर मिनट। यहां पर n रिवॉल्यूशंस पर मिनट हो रहे हैं, पावर ट्रांसमिट करना है p। देखिए पावर का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज इक्वल्स टू बी 2 पाई n t बाय 60, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो पूछता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, लेकिन देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला आप लोगों को पता है ये, है ना। तो अगर मैं यहां पर t को ही लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, टाउ इंटू आई पी, टाउ अपॉन आई पी ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा आई पी को क्या लिख दूंगा यहां पर मैं, आईपी को क्या लिख दूंगा, अच्छा आईपी नहीं सॉरी जेडपी लिखना चाहिए था। तो अगर मैं जेडपी को लिख रहा हूं तो क्या लिख दूंगा, दैट इज टाउ इंटू पाई डी क्यूब बाय 16, है ना। तो चलिए इधर पुट कर देता हूं 2 पाई एन टाउ इंटू पाई डी क्यूब बाय 16 इंटू 60, ये सब कांस्टेंट है। देखिए जो जो कांस्टेंट है उसको हटा दो, क्यों, क्योंकि यहां पर रिलेशन जो पूछा उसमें कांस्टेंट नहीं दिख रहा। तो पूछ क्या रहा है, द शाफ्ट डायमीटर विल बी, देखिए क्या मिलता है, डी क्यूब इज इक्वल्स टू बी पी बाय एन, ऐसा मिल जाता है, हाँ या ना। सो यहां से क्या मिल जाएगा, द डी विल बी इक्वल्स टू बी पी बाय एन रेज टू पावर 1/3, और 1/3 मतलब 0.33, 1/3 का मतलब 0.33, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कैसे रिलेशन मिल रहा है, ये फाइनली आंसर है यहाँ पर जो पूछा गया था। बाकी उसके पीछे की कहानी आई होप शायद समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if a shaft is simultaneously subjected to torque T/2 and a bending moment of 2m, then the ratio of maximum bending stress to maximum shear stress will be। देखते हैं जरा यहाँ पर टाउ मैक्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दैट इज इक्वल्स टू बी नथिंग बट दैट इज 32, सॉरी सिग्मा मैक्स लिख रहा हूँ, मतलब मैं बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, 32m बाय पाई डी क्यूब, ये आपको फॉर्मूला पता है। अच्छा अगर वहां पर मैं शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू की बात करता तो क्या आता है, 16t बाय पाई डी क्यूब। तो पूछ क्या रहा है कि भाई अगर यहां पर टॉर्क लगा है t/2, यहां टॉर्क लगा है कितना, t/2, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 8t अपॉन पाई डी क्यूब। और अगर मान लीजिए बेंडिंग मोमेंट लग रहा है 2m, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 64m बाय पाई डी क्यूब। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि भाई रेशियो बता दो किसका, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मतलब सिग्मा मैक्स अपॉन टाउ मैक्स। तो क्या बन जाएगा, देखा जा रहा है 64m बाय पाई डी क्यूब, और इधर क्या आ जाएगा 8t बाय पाई डी क्यूब, खत्म काम, है ना। तो 64 अपॉन 8 दैट इज 8m बाय t, ये रिलेशन मिल जाता है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आई होप शायद ऑप्शन भी समझ में आ गया, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। A solid shaft 125 mm in diameter transmits 120 kilowatt at 160 rpm. नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट दे दिया है, यहाँ पर पावर दे दिया है, डायमीटर दे दिया है, पूछता है टॉर्क। रिलेशन आपको पता है 2 पाई nt अपॉन 60 होता है पावर, और आपको ये भी पता है कि जो टॉर्क लग रहा है यहाँ पर वो पूछा जा रहा है, मतलब आपको ये भी पता है दैट t अपॉन ZP इज इक्वल्स टू बी होता है टाउ। चलिए खैर पहले यहाँ पर हम लोग फटाफट टॉर्क की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। एन की वैल्यू दे दी गई है और साथ ही साथ मेरे को पावर की वैल्यू भी दे दी है, तो यहां से एक बार टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 2 पाई एन। एन की वैल्यू क्या है 160, टॉर्क की वैल्यू पूछी जा रही है डिवाइडेड बाय 60, पावर की वैल्यू दे दी है दैट इज 120 किलोवाट, वॉट में लिख देता हूं वैल्यू। तो पहले तो आपको यहां से एक टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी, ये टॉर्क का कितना आ जाएगा पहले आप ये चेक कर लो, ठीक है भाई। और अगर ये टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी यहां से तो आपको आंसर किस में आएगा, दैट विल बी इन न्यूटन मीटर। अच्छा क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं भैया ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि यहां पर अगेन मेरे को ZP की वैल्यू तो दी ही नहीं थी, है ना, मेरे को डायमीटर की वैल्यू नहीं दी थी, तो बस यही यहां से कैलकुलेट कर ले, आंसर क्या आ जाता है उसको टिक कर देंगे। सो दैट इज इक्वल्स टू बी 7162 न्यूटन मीटर विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। A 60 mm diameter shaft is subjected to a torque of 4 kN. The maximum shear stress induced in the shaft is।
तो भैया देखा जाए यहाँ पर मेरे को टॉर्क की वैल्यू दे दी है, डायमीटर की वैल्यू दे दिया, पूछ रहा है शीयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, पता है आप लोगों को, दैट इज इक्वल टू बी टी बाय जेड पी, दैट इज इक्वल टू बी 16 टी बाय पाई डी क्यू। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, टाउ की वैल्यू पूछी जा रही है, टी की वैल्यू पुट कर दूंगा 4 किलो न्यूटन मीटर, दैट इज 10⁻⁶ न्यूटन एमएम में वैल्यू पुट करेंगे, और पाई डी क्यूब डायमीटर की वैल्यू दे दी है 60 का क्यूब कर देंगे। कैलकुलेशन का काम बस यहाँ पर बच जाता है, आंसर यहाँ पर क्या आ जाता है कैलकुलेट कर लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली दैट विल बी अराउंड 94.3, दैट इज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, विच इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका फॉर्मूला आप लोगों को पहले से याद होना चाहिए। आता कैसे है डेरिवेशन में आपको ये बता सकता था, और वो मैंने आपको इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पूछ रहा है द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी, यहाँ पर टाउ मैक्स की वैल्यू पूछी जा रही थी, तो उसके लिए आप लोगों को पता है यहाँ पर टाउ मैक्स का फॉर्मूला होता है 16 टी बाय पाई डी क्यूब, और इसकी वैल्यू अगर मैं इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो क्या आ जाता था, इक्विवेलेंट टॉर्क की वैल्यू √m² प्लस t², इसके पहले डेरिवेशन भी बताया है मैंने, है ना। तो यहां से आंसर क्या आ जाता है, दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट द टॉर्क दैट प्रोड्यूस अ ट्विस्ट ऑफ 1 रेडियन पर यूनिट लेंथ, ऐसा टॉर्क जो कि 1 रेडियन का यहां पर ट्विस्टिंग कॉज करे 1 यूनिट लेंथ में, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट दैट इज GIP, दैट इज नथिंग दैट इज योर टॉर्जनल रिजिडिटी, GIP के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ेंगे फटाफट। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहा है, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को वैसे बताया है, लेकिन अगर फॉर्मूला आप अप्लाई करके यहां पर चेक करना चाहते हो कैसे आता है, तो उसको लिख सकते हैं T इंटू थीटा, टॉर्क इंटू एंगल ऑफ ट्विस्टिंग का हाफ, और अगर थीटा को अगेन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं TL/GIP। सो मतलब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी T²L/2GIP। वैसे इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करा है, तो आई होप वो फॉर्मूला याद होगा, एंड दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 शाफ्ट दिए हैं ए और बी, ए का यहां पर डायमीटर दे दिया है 50 mm, दूसरे वाले का डायमीटर दे दिया है 100 mm। तो पूछता है कि भैया यहां पर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी, लेकिन देखिए स्ट्रेंथ की वैल्यू हम लोग सिंपली यहां पर सेक्शन मॉडुलस का रेशियो निकाल लेंगे। पहले अगर मैं यहां पर सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूले की बात करूं तो दैट इज नथिंग बट दैट इज पाई डी क्यूब बाय 16 होता है। ठीक है, चलिए ऐसे लिखते देता हूं वैल्यूज, और अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। पहले वाले के लिए दे दिया है 50 क्यूब, दूसरे वाले के लिए दे दिया है 100 का क्यूब। ठीक है, अच्छा लेकिन यहां पर जो पूछ रहा है वो इसका इनवर्स पूछ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ बी इज डैश दैट ऑफ ए। ठीक है, चलिए यही रिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू बी 1/2⁻³ दैट इज इक्वल टू बी 1/8। यहां से क्या देख सकता हूं, दैट ZA इंटू 8 इज इक्वल टू बी ZB। सो क्या दिख रहा है, ZB इज इक्वल टू बी 8 टाइम्स दैट ऑफ A। सो दैट इज नथिंग बट दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, टॉर्जनल फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स ऑकर्स एट। अगर मैं डक्टाइल मटेरियल की बात करता हूं तो डक्टाइल मटेरियल में टॉर्जनल फेलियर किसकी वजह से होगा, तो आपको पता है डक्टाइल मटेरियल किसके लिए वीक होता है, तो दैट इज वीक इन शीयर। अगर ये शीयर में वीक है तो भैया शीयर कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो सर ये अगर आपका यहां पर शाफ्ट है तो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस आएगा, मतलब 90 डिग्री, दैट इज ट्रांसवर्स प्लेन में ही यहां पर फेलियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ये ब्रिटल मटेरियल के लिए पूछता तो ब्रिटल मटेरियल मैक्सिमम कहां होता, ब्रिटल मटेरियल के लिए नॉर्मल स्ट्रेस में फेलियर होगा। नॉर्मल स्ट्रेस कौन सी डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, तो यहां होगा 45 डिग्री पर। ठीक है, सो दैट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए, जो कि अभी डक्टाइल मटेरियल के लिए पूछा है। अगर ब्रिटल के लिए पूछा होता तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहानी बोल रहा है, द मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन अ शाफ्ट इज 5 न्यूटन पर mm², मतलब टाउ मैक्स की वैल्यू दे दी है 5। फिर आगे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट की वैल्यू पूछ रहा है। टाउ की वैल्यू दे दी गई है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दैट इज टाउ इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू बी T/ZP। ठीक है भाई, चलिए यहां पर T की वैल्यू निकालनी है, ZP की वैल्यू होती है पाई डी क्यूब बाय 16, दैट इज 40 क्यूब बाय 16। तो पूरे के पूरे फॉर्मूले में कुछ और अननोन नहीं है, सिर्फ एक ही अननोन है, कैलकुलेट इजीली आप कर लेंगे।
कैलकुलेशन में जरूर टाइम लग सकता था, लेकिन देखो एग्जाम भी कौन सी है, असिस्टेंट इंजीनियर बना रहा है या फिर ईएसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इतनी कैलकुलेशन तो बॉस बिल्कुल बनती है आपकी एग्जाम में। आंसर क्या आ जाएगा वो बता देता हूं, दैट इज इक्वल टू बी 62.8 न्यूटन मीटर। लेकिन फिर भी वापस से सजेस्ट करूंगा ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने सेकेंड राउंड के लिए छोड़ देंगे। तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट, एन एलिमेंट ऑन द सरफेस इज सब्जेक्टेड टू। अगर सरफेस पे बात कर रहा है तो सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ टॉर्जन ट्विस्टिंग ही आ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ प्योर शियर स्ट्रेस ही एक्ट करेगा। ठीक है, सिर्फ प्योर शियर स्ट्रेस ही एक्ट करेगा। ठीक है, हाँ अगर मैं पूछता यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस की तो भैया वो 45 डिग्री पर आता था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, प्रिंसिपल स्ट्रेस जब निकालते थे 45 डिग्री पे मिलता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक सर्कुलर शाफ्ट है व्हेन सब्जेक्टेड टू टॉर्जन अंडरगोज अ ट्विस्ट ऑफ 1 डिग्री, मतलब ये थीटा की वैल्यू दे दी है 1 डिग्री, इन अ लेंथ ऑफ 1.2 मीटर, मतलब एल की वैल्यू दे दी है 1.2 मीटर। फिर आगे बोल दिया है जी की वैल्यू दे दी गई है, दैट इज इक्वल्स टू बी 1.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर आगे बोलता है कि अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहाँ पर 80 है, मतलब टाउ की वैल्यू अगर 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो भैया देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता है, क्या फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल्स टू बी टाउ मैक्स अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल्स टू बी होता है जी थीटा अपॉन एल। इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले के लिए सारे यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यूज दी हुई है। तो चलिए वैल्यूज पुट कर देता हूँ सारे यहाँ पर, आपको शायद समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन तो सॉल्व करना बहुत ही आसान था। थीटा को यहाँ पर जरूर ध्यान रख लेना, वो दिया है डिग्री में, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, और कन्वर्ट करके वैल्यू किसमें पुट करोगे आप लोग, तो दैट विल बी इन रेडियंस, तो दैट इज इक्वल टू बी पाई बाय 180 डिग्री। और एल की वैल्यू देखेंगे तो 1.2 मीटर दिया था, तो उसको जरूर कन्वर्ट कर लेंगे mm में। ठीक है, तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पर आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी, पाई की वैल्यू को रहने देते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी वो बता देता हूँ, दैट इज 216 डिवाइडेड बाय पाई mm में। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसे अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। GIP अगर टॉर्जनल रिजिडिटी और L की लेंथ है यहाँ पर, तो टॉर्जनल स्टिफनेस क्या होती है, तो भैया पर यूनिट लेंथ जो होता है वो टॉर्जनल रिजिडिटी होता है, लेकिन ओवरऑल की अगर मैं बात करूंगा इंक्लूडिंग लेंथ, तो दैट इज योर टॉर्जनल स्टिफनेस, दैट इज GIP अपॉन L, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। तो इजी था क्वेश्चन ये, लेकिन डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन, मतलब क्या है कि आप 10-15 सेकेंड में टिक करके इस क्वेश्चन में आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पोलर मॉडुलस ऑफ द शाफ्ट इज द रेशियो ऑफ, पोलर मॉडुलस मतलब ZP की वैल्यू पूछ रहा है, और ZP क्या होता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज IP अपॉन R होता है। IP क्या है, दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, R क्या है, मैक्सिमम रेडियस। रेडियस आना चाहिए नीचे, और एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ नीचे मैक्सिमम डायमीटर दिया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी गलत था। चलिए खैर देखते हैं अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट द वेट ऑफ हॉलो शाफ्ट। भाई वेट की वैल्यू पूछ रहा है, एक्चुअली ये क्वेश्चन हमारा टॉर्जन ऑफ शाफ्ट वाला नहीं है, ये तो बहुत ही बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है। वेट क्या होता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज वॉल्यूम इनटू गामा। वॉल्यूम की बात करूं यहां पर, तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, इनटू गामा होता है रो इनटू जी। अच्छा एरिया क्या हो जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट दैट इज पाई बाय 4 आउटर डायामीटर रेस्ट टू पावर 2 माइनस इनर रेस्ट टू पावर 2, ये हो गया एरिया इनटू एल इनटू रो जी। बस काम खत्म। यहां पर कंपेयर कर ले कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली मैच करता है, तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 32 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगुलर ट्विस्ट इन अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ डायमीटर d एंड लेंथ l सब्जेक्टेड टू टॉर्क t इज थीटा। भाई थीटा यहां पर एंगल ऑफ ट्विस्टिंग दे दिया है, एंगुलर ट्विस्ट इन अनदर सिमिलर शाफ्ट ऑफ लेंथ ऑफ हाफ लेंथ सब्जेक्टेड टू सेम टॉर्क t इज। तो भैया फॉर्मूला अगर मैं चेक करूं यहां पर, तो t बाय IP इज इक्वल्स टू बी होता है जी थीटा अपॉन एल। ये फॉर्मूला आप सबको पता है। टॉर्क की वैल्यू यहां पर पूछी जा रही है, टॉर्क टी की वैल्यू पूछी जा रही है, तो नहीं एंगुलर ट्विस्ट की वैल्यू पूछी जा रही है, ना कि टॉर्क की वैल्यू पूछी जा रही है। सेम यहां पर बोल रहा है क्या, सिमिलर शाफ्ट ऑफ द लेंथ हाफ एंड टॉर्क टी। तो भैया यहां पर टॉर्क तो सेम है,
टॉर्क तो दोनों ही केसेस में सेम है, लेकिन हाँ क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अगर इधर थीटा है तो इधर थीटा की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है, और साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि लेंथ की वैल्यू यहाँ पर हाफ हो रही, हाफ ऑफ द लेंथ बोल दिया है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज TL/GIP, पता है आप लोगों को। क्या जी की वैल्यू सेम है, हाँ सर जी की वैल्यू सेम है। तो अगर मैं थीटा नया वाला लिखूंगा तो क्या बोल रहा है, टॉर्क सेम, जी की वैल्यू सॉरी TL लिखना चाहिए था, लेंथ की वैल्यू यहाँ पर हाफ हो रही है, जी की वैल्यू सेम है, IP की वैल्यू सेम है, तो क्या दिख जाता है, दैट इज इक्वल टू बी TL/GIP का आधा हो जाएगा। हाफ मतलब वैल्यू हो जाएगी 0.5 थीटा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई शेयर सेंटर कहाँ होगा। तो याद रखना ऐसा कोई भी सेक्शन जिसमें दो रेक्टेंगल्स जोड़े गए हो तो दोनों रेक्टेंगल्स की जो एक्सेस होती है उसके इंटरसेक्शन पे होता है शेयर सेंटर। मतलब एक तो देखो ये वाला दिख रहा है वर्टिकल रेक्टेंगल और एक दिख रहा है हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, दोनों की ही एक्सिस के इंटरसेक्शन पर प्रेजेंट होता है शेयर सेंटर। ये ध्यान रख लेना, शेयर सेंटर क्या होता है, जहां से अगर शेयर फोर्स अप्लाई करा तो कभी भी ट्विस्टिंग आने का खतरा नहीं होगा। तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन, द एंगुलर ट्विस्ट ऑफ अ शाफ्ट ऑफ रेडियस R and length L subjected to a torque of 70 kN/mm is, ठीक है भाई, एंगुलर ट्विस्ट की वैल्यू पूछ रहा है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दैट इज इक्वल टू बी TL/GIP। चेक करा जाए, यहाँ पर सभी वैल्यूज दे दी है, टॉर्क की वैल्यू दे दी है, दैट इज 70 kN/mm, मतलब 70,000 Nm में वैल्यू दी है। लेंथ की वैल्यू देखे जरा, यहाँ पर Lmm दे दिया है तो इसको L ही लिखे रहने देता हूँ, mm में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा रही बात अब जी की वैल्यू दी है 70 GPa, दैट इज 70,000 Nm/mm²। अच्छा IP की वैल्यू जरा चेक करा जाए तो IP की वैल्यू यहाँ पर रेडियस के टर्म्स में लिखनी है आपको, तो दैट इज πd⁴/32 होती है, रेडियस के टर्म्स में लिख दे। आंसर क्या आ जाता है, देखिए ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगर रेडियस के टर्म्स में लिखूंगा तो यहाँ पर 16 बच जाएगा, कैंसिल आउट होकर 2 ऊपर पहुंच जाएगा, दैट विल बी 12/πr⁴। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। एक और लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सेशन में, बोलता है दैट व्हेन अ सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन shear stress induced in the shaft at its center will be। भाई shear stress की वैल्यू पूछ रहा है सेंटर पे। अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बनाकर दूं रिलेशन वाला, वेरिएशन वाला, तो कुछ इस तरह का होता था। मैक्सिमम कहाँ मिलता था, सरफेस पर, और जो सेंटर है सेंटर पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सेंटर पे ही पूछ रहा है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर ए। तो बड़े ही इजी क्वेश्चन से, लेकिन हाँ ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप लोगों को जरूर पढ़ के रखना पड़ेगा। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो सारे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, है ना। तो खैर यही कॉन्फिडेंस आप लोगों को रखना है अपनी एग्जाम में कि अगर आपने सब कुछ ठीक से पढ़ा है तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इजीली बन जाने चाहिए और बनेंगे भी। एक बार जरूर क्रॉस चेक कर ले, इस तरह के जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वो आपके क्रॉस चेकिंग के लिए ही होते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेशन को मैं यहीं एंड करता हूं, मिलते हैं अपने एक और सेशन में, अगले सेशन में, जिसमें हम लोग इसी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सब्जेक्ट के कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे जो कि असिस्टेंट इंजीनियर की एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सेशन में आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगा, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।